Greetings to everyone. Welcome in science class. Today we are doing the next part of chapter 4, force and pressure. So let's start reading the chapter. Factors associated. Next topic we are discussing is the factors associated with the magnitude of force needed. ठीक है, सो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, व्हाट आर द फैक्टर्स विच आर एसोसिएटेड विद द मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स नीडेड. यानी फोर्स के लिए, फोर्स जो है किसी भी ऑब्जेक्ट के ऊपर, वो कौन कौन से फैक्टर्स पे डिपेंड करता है. लेट्स स्टार्ट रीडिंग. वी नो दैट हार्डर वी किक अ बॉल फास्टर इट मूव्स. हमें पता है कि जितना ज़ोर से हम किक करते हैं फुटबॉल को, उतनी ज़्यादा वो फास्ट मूव करती है. इट मीन्स दैट ग्रेटर इज द अप्लाइड फोर्स. जितना ज़्यादा फोर्स ज़्यादा होगा, ग्रेटर इज द चेंज इन द स्पीड ऑफ ऑब्जेक्ट. ठीक है, मोर द फोर्स मोर इज द चेंज इन द स्पीड. ठीक है, सो हम एक एग्जाम्पल ले लेते हैं. कंसिडर अ लाइट मास कार एंड अ हैवियर मास लोडेड ट्रक parked on a horizontal road. We all know from our experience that a much greater push is needed to move the truck than a car. कि हमें बहुत ज़्यादा पुश करना पड़ता है एक ट्रक को मूव कराने के लिए बजाय एक कार के. क्यों? क्योंकि कार जो है उसका मास कम है, लेकिन जो ट्रक है उसका मास क्या है, ज़्यादा है. नाउ सपोज वी अप्लाई द सेम फोर्स. अब हम सेम फोर्स अप्लाई करते हैं सेम टाइम पे दोनों को, कार को और ट्रक को. तो कार क्या है, कार की स्पीड ज़्यादा हो जाएगी और ट्रक की स्पीड क्या होगी, उसकी बजाय कम होगी. इट मीन्स इससे हमें क्या निकल के आया कि जो मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स है वो जितना हमें चाहिए वो किन फैक्टर्स पर डिपेंड करता है. इट इज़, इसके लिए दो पैरामीटर्स जो हैं वो इम्पॉर्टेंट है. कौन कौन से? एक तो हमारे पास आता है मास ऑफ द ऑब्जेक्ट, ठीक है, और दूसरा है वैल्यू इन द चेंज, द वैल्यू ऑफ द चेंज इन इट्स स्पीड. ठीक है, तो दोनों ही इम्पॉर्टेंट है किसी भी फोर्स के एग्जिस्ट करने. फोर्स जितना हमें किसी भी ऑब्जेक्ट के ऊपर जो फोर्स लग रहा है उसके लिए दो फैक्टर्स की ज़रूरत होती है. फर्स्ट इज़ द मास, सेकंड इज़ द वैल्यू ऑफ चेंज इन इट्स स्पीड. ठीक है, नेक्स्ट उसके बाद हमारे पास आता है फोर्स हैज़ बोथ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन. फोर्स के पास दोनों होते हैं, मैग्नीट्यूड भी और डायरेक्शन भी. यानी एक फोर्स जो है उसका अपना एक पर्टिकुलर वैल्यू होती है और एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में फोर्स जो है वो एप्लीकेबल होता है. दैट इज़ वाई इट हैज़ बोथ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन. सो ये क्या है, इट इज़ अ वेक्टर क्वांटिटी. ये क्या है, एक वेक्टर क्वांटिटी है, क्योंकि इसकी खुद की मैग्नीट्यूड है और खुद ही इसकी क्या होती है, डायरेक्शन भी प्रेजेंट है. दैट इज़ वाई इसका एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में ये काम करता है. अब हम बात कर रहे थे फोर्स के डिफरेंट टाइप्स के बारे में. फोर्स जो है दो तरह का होता है. वन इज़ द बैलेंस्ड फोर्स, सेकंड इज़ द अनबैलेंस्ड फोर्स. फ्रॉम आवर एक्सपीरियंस वी नो दैट समटाइम्स मोर देन वन फोर्स कैन एक्ट ऑन एन ऑब्जेक्ट. कभी कभार ऐसा होता है कि एक बॉडी के ऊपर एक से ज़्यादा फोर्स एग्जिस्ट करते हैं. द इफेक्ट ऑफ ऑल दिस फोर्सेज वुड बी ड्यू टू द नेट फोर्स एक्टिंग ऑन इट. ठीक है, तो जो नेट फोर्स हमारे पास निकल के आएगा वो उसके ऊपर डिपेंड करता है. फॉर एग्जाम्पल जैसे हम ले लेते हैं, ये एग्जाम्पल आपको एक्टिविटी 4 में दिया हुआ है. सपोज एक बॉक्स दिया हुआ है, इस बॉक्स को ये दो बच्चे जो हैं वो एक ही डायरेक्शन में मूव करा रहे हैं, तो वो आसानी से मूव करा देंगे. लेकिन अगर दोनों सेम साइज़ के बच्चे, एक बच्चा इधर से फोर्स लगा रहा है, एक बच्चा इधर से फोर्स लगा रहा है, तो क्या होगा, ये बॉडी जो है ये मूव नहीं करी, ये बॉक्स मूव नहीं करेगा. तो फर्स्ट केस में बॉक्स मूव करेगा इस डायरेक्शन में और उसकी स्पीड भी ज़्यादा होगी. तो ऐसा फोर्स जिसके अंदर बॉडी मूव नहीं करती और इक्वल और अपोजिट फोर्स लगता है, यहाँ से भी सेम मान लीजिए एफ फोर्स लग रहा है और यहाँ से भी सेम मान लीजिए एफ फोर्स लग रहा है, तो बराबर फोर्स, व्हेन इक्वल एंड अपोजिट फोर्सेस आर एक्टिंग ऑन द सेम बॉडी, तो ऐसे फोर्स को हम क्या कहेंगे, दिस इज कॉल्ड एज बैलेंस्ड फोर्स. क्या बोलेंगे इसे हम, बैलेंस्ड फोर्स. और जब पर्टिकुलर डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है उसको हम कहेंगे अनबैलेंस्ड फोर्स. ठीक है, ये हमारे पास आ जाएगा अनबैलेंस्ड फोर्स. ठीक है, तो ये एक्टिविटी से हमें समझ में आया. सो इट इज़ द नेट अनबैलेंस्ड फोर्स एक्टिंग ऑन एन ऑब्जेक्ट दैट चेंजेस इट्स स्पीड. तो अनबैलेंस्ड फोर्स से स्पीड भी चेंज होती है और डायरेक्शन भी चेंज होती है. व्हेन द टू फोर्सेस एक्टिंग ऑन एन ऑब्जेक्ट डिफरेंट, द बॉडी चेंज इट्स स्टेट ऑफ रेस्ट और मोशन. बॉडी अपना स्टेट ऑफ रेस्ट और मोशन को जो है चेंज करती है. वी कॉल अ पेयर ऑफ डिफरेंट फोर्सेज एज द अनबैलेंस्ड फोर्स. इसको हम अनबैलेंस्ड फोर्स का नाम देंगे. सपोज एफ भी इसी डायरेक्शन में लग रहा है, F1, और दूसरा भी F2 भी इसी डायरेक्शन में लग रहा है, तो दोनों फोर्स आपस में क्या हो जाएंगे, जुड़ जाएंगे और नेट फोर्स विल बी F1 प्लस F2. तो अनबैलेंस्ड फोर्स हुआ. और सेकंड, अगर मान लीजिए अनबैलेंस्ड फोर्स एक्टिंग इन म्यूचुअली अपोजिट डायरेक्शन, अनबैलेंस्ड फोर्स अपोजिट डायरेक्शन में लग रहा है, F1 इधर लग रहा है, F2 इधर लग रहा है, तो
बॉडी किस डायरेक्शन में मूव करेगी, जहाँ फोर्स ज़्यादा है। अगर F1 ज़्यादा है तो F1 की डायरेक्शन में मूव करेगी, और अगर F2 ज़्यादा है तो F2 की डायरेक्शन में मूव करेगी। तो रिजल्टेंट नेट फोर्स इज ऑलवेज नॉन जीरो। फॉर एग्जाम्पल, इन अ गेम ऑफ टग ऑफ वॉर, वीकर टीम गेट पॉइंटेड टुवर्ड्स द स्ट्रॉन्गर टीम। जो वीक वाली टीम होती है वो स्ट्रॉन्ग टीम की तरफ मूव करती है। ठीक है। So how will we define an unbalanced force when two unequal and opposite forces, अनइक्वल और अपोजिट फोर्सेस जब दो डिफरेंट डायरेक्शंस में लग रहे हैं, ठीक है, तो नेट रिजल्टेंट फोर्स जो है वो ज़ीरो कभी भी नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता, उसके पीछे क्या रीज़न है? बिकॉज ऑफ एक तरफ कम फोर्स लग रहा है और एक तरफ ज़्यादा लग रहा है। वो डिपेंड करता है कि फोर्स किस डायरेक्शन में ज़्यादा लग रहा है। ठीक है। सो द क्वेश्चन अराइजेज हियर, व्हाट इज़ द इफेक्ट ऑफ अनबैलेंस्ड फोर्स when two unequal forces are acting on a body? जब दो अनइक्वल फोर्सेस किसी बॉडी के ऊपर एक्ट कर रहे हैं तो क्या उसका रिजल्टेंट फोर्स होगा? द रिजल्टेंट फोर्स विल बी नॉन ज़ीरो नहीं होगा। क्यों? इफ़ F1 इज़ ग्रेटर देन, अगर F1 जो है F2 से ज़्यादा है, अगर F1 F2 से ज़्यादा है तो क्या होगा? F1 अगर F2 से ज़्यादा है तो डायरेक्शन बॉडी की क्या होगी? F1 होगी। ठीक है। और अगर F2 F1 से ज़्यादा है, F2 इज़ मोर देन F1, तो हम F2 में से F1 को माइनस कर देंगे। इफ़ F2 इज़ लेस देन मोर देन F1, तो रिजल्टेंट फोर्स हमारे पास क्या आएगा? F2 माइनस F1। ठीक है। सो द रिजल्टेंट इसका मीनिंग क्या होता है? जब भी कोई अनबैलेंस्ड फोर्स किसी बॉडी पे एक्ट करता है तो वो क्या बन जाता है? द रिजल्टेंट फोर्स विल बी नॉन ज़ीरो नहीं होता। फॉर एग्जाम्पल, जैसे अभी हमने थोड़ी देर पहले बात करी थी कि टग ऑफ वॉर अगर हो रही है, रस्सी खींचने वाली, और इधर F फोर्स लग रहा है, इधर भी F फोर्स लग रहा है, तो ये बॉडी मूव नहीं करेगी। ठीक है। और अगर सपोज फोर्स एक तरफ ज़्यादा लग रहा है, दूसरी तरफ कम लग रहा है, तो फोर्स क्या होगा? इक्वल नहीं होगा। इट मीन्स बॉडी विल मूव इन द डायरेक्शन जहाँ फोर्स जिस डायरेक्शन में ज़्यादा लग रहा है। ठीक है। नेक्स्ट हम डिस्कस कर लेते हैं किसके बारे में? ब्लॉक जो हमारे को गिवन है, द फिगर शोज अ ब्लॉक ऑफ वुड। ये वुड का एक ब्लॉक है जिसके दोनों साइड में F फोर्स इस डायरेक्शन में लग रहा है, ये F फोर्स दूसरी डायरेक्शन में लग रहा है। सो द फिगर शोज अ ब्लॉक ऑफ वुड लाइंग ऑन द टेबल दैट हैज़ बीन टाइड टू टू स्प्रिंग्स इफ़ वी पुल द ब्लॉक फ्रॉम बोथ द साइड। अगर आप ब्लॉक को दोनों तरफ से खींचते हैं, द सेम फोर्स, द ब्लॉक रिमेन स्टेशनरी। ब्लॉक जो है वो एक ही जगह पे रहता है। फोर्सेज आर इक्वल एंड अपोजिट, दोनों फोर्सेस बराबर हैं लेकिन अपोजिट डायरेक्शन में। ये इस डायरेक्शन में है, ये इसके अपोजिट डायरेक्शन में है। सो द नेट रिजल्टेंट फोर्स विल बी ज़ीरो। नेट फोर्स क्या होता है? ज़ीरो। सो इन अ गेम ऑफ टग ऑफ वॉर व्हेन बोथ द टीम्स पुल द रोप विद इक्वल एंड अपोजिट फोर्सेस, सो नेट फोर्स विल बी ज़ीरो। नेट फोर्स हमेशा क्या होता है? ज़ीरो होता है। और ऐसे फोर्सेस को हम क्या कहते हैं? दीज आर कॉल्ड एज बैलेंस्ड फोर्सेस। नाउ ट्राई टू स्क्वीज अ रबर बॉल बिटवीन योर पाम्स। अपने हाथों के अंदर, अगर पाम के दोनों पाम्स के बीच में अगर आप किसी रबड़ की बॉल को प्रेस करते हैं विद नियरली सेम फोर्स फ्रॉम बोथ द साइड्स एज अ फोर्स अप्लाइड इज इक्वल एंड अपोजिट, अगर इक्वल और अपोजिट फोर्स है तो नेट फोर्स ऑलमोस्ट ज़ीरो होगा, बट बॉल की मूवमेंट नहीं होगी एंड इट कैन डिफॉर्म। ठीक है। सो द क्वेश्चन अराइजेज हियर, व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ इक्वल एंड अपोजिट फोर्सेस एक्टिंग ऑन अ बॉडी? इक्वल और अपोजिट फोर्सेस जो है जब एक बॉडी पे एक्ट करते हैं तो क्या फ़र्क पड़ता है? बॉडी मूव तो नहीं करेगी बट उसकी शेप जो है वो चेंज हो सकती है। सो हमारे पास कंक्लूजन निकल के आता है। सो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमारे पास बन जाते हैं। व्हाट हैपन्स व्हेन इक्वल एंड अपोजिट फोर्सेस act on the same direction, do not change the एक्ट ऑन द सेम बॉडी? एक बॉडी के ऊपर अगर इक्वल और अपोजिट फोर्सेस लग रहे हैं तो क्या इफेक्ट होगा? डू नॉट चेंज द स्टेट ऑफ रेस्ट और मोशन। बॉडी की जो रेस्ट और मोशन की स्टेट है वो चेंज नहीं होती, बट चेंज इन शेप एंड साइज ऑफ ऑब्जेक्ट में टेक प्लेस। बट शेप और साइज जो है चीज बॉडी का चेंज आता है। दूसरा आता है अनइक्वल फोर्सेस। अनइक्वल फोर्सेस से क्या हो सकता है? चेंज इन स्टेट ऑफ रेस्ट और मोशन। लेकिन अगर इस बॉडी पे सपोज इस डायरेक्शन में F1 फोर्स लग रहा है, दूसरी में F2 फोर्स लग रहा है, अगर F2 ज़्यादा है किसकी बजाय? F1 के, अगर F2 F1 से ज़्यादा है तो बॉडी इस डायरेक्शन में मूव करेगी। ठीक है। और अगर F1 ज़्यादा होगा तो बॉडी इस डायरेक्शन में मूव करेगी। इट मीन्स तो अनबैलेंस फोर्सेस का रिजल्ट क्या होगा? व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ अनबैलेंस फोर्सेस एक्टिंग ऑन अ बॉडी? चेंज इन स्टेट ऑफ रेस्ट और मोशन, और दूसरा है चेंज इन साइज और शेप ऑफ ऑब्जेक्ट। ठीक है, ये हमारे पास आ गया। नेक्स्ट आता है हमारे पास, डू यू नो
सर इजैक न्यूटन वाज अ ग्रेट फिजिसिस्ट एंड मैथमेटिशियन। न्यूटन जो था एक अच्छा फिजिसिस्ट और मैथमेटिशियन था। न्यूटन रोट 2 इंपॉर्टेंट बुक्स। न्यूटन ने 2 बुक्स लिखी हैं, प्रिंसिपल एंड ऑप्टिक्स। तो फर्स्ट बुक जो है थ्योरी ऑफ यूनिवर्सल ग्रेविटेशन के बारे में बताती है, दूसरी लाइट और कलर्स के बारे में बताती है। उसके बाद न्यूटन ने लॉ ऑफ मोशन भी दिए। ठीक है, नेक्स्ट हम डिस्कस कर रहे हैं, ये आपके सेपरेट क्वेश्चन बनते हैं, टाइप्स ऑफ फोर्सेस। फोर्सेस को उनके टाइप डिफरेंट 2 टाइप्स में हम डिवाइड कर सकते हैं। देयर आर 2 टाइप ऑफ फोर्सेस। पहला है कॉन्टैक्ट फोर्स, दूसरा है नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स। तो यहाँ क्वेश्चन हमारे पास अराइज होता है, व्हाट आर द डिफरेंसेस बिटवीन कॉन्टैक्ट एंड नॉन कॉन्टैक्ट फोर्सेस। कॉन्टैक्ट फोर्स क्या होते हैं? कॉन्टैक्ट फोर्स को डिफाइन हम कैसे करेंगे? वी कॉल दोज फोर्सेज एज द कॉन्टैक्ट फोर्स विच रिजल्ट व्हेन 2 इंटरैक्टिंग बॉडीज आर इन डायरेक्ट फिजिकल कॉन्टैक्ट विद ईच अदर। ये वो फोर्सेज, द फोर्सेज आर कॉन्टैक्ट फोर्सेज विच रिजल्ट, कब रिजल्ट दिखता है हमें उनका? व्हेन 2 इंटरैक्टिंग बॉडीज आर इन डायरेक्ट फिजिकल, जब 2 बॉडीज आपस में डायरेक्ट फिजिकल कॉन्टैक्ट में एक दूसरे को टच कर रही हैं, तो उस फोर्स को हम क्या करेंगे? अगर उनके बीच में कोई फोर्स लग रहा है, दैट फोर्स इज कॉल्ड एज कॉन्टैक्ट फोर्स। फॉर एग्जाम्पल इसमें आ जाता है हमारा मस्कुलर फोर्स। मस्कुलर यानी मसल्स की हेल्प से आप हाथों से कोई चीज़ को उठा रहे हो, बकेट को उठा रहे हो, चीज़ों को उठा रहे हो, बुक्स को कैरी करके लेके जा रहे हो, तो वहाँ पे कौन सा फोर्स एक्ट कर रहा है? वहाँ पे एक्ट कर रहा है आपका मस्कुलर फोर्स। दूसरा है फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। फोर्स ऑफ फ्रिक्शन क्या होता है बेटा? जब हम पैरों से चलते हैं जमीन के ऊपर, तो क्या होगा? हम ग्राउंड को पीछे की तरफ पुश करेंगे, तो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन जो है वो भी कॉन्टैक्ट फोर्स है। एयर रेजिस्टेंस फोर्स, ये भी कॉन्टैक्ट फोर्स है। सो दीज आर एग्जांपल्स। मस्कुलर फोर्स के बहुत सारे एग्जांपल्स है, जैसे कि हम डेली लाइफ में पुल करते हैं, चीज़ों को पुश करते हैं, मसल से कोई काम करते हैं। एनिमल्स, बुलक का, हॉर्सेस, कैमल, ये सारे पुल करते हैं कार्ट्स को। रेंडियर वगैरह जो हैं वो पुल करते हैं, रेंडियर वगैरह। तो ये क्या है? दीज, इनकी मसल्स का फोर्स यूज हो रहा है। सो दिस फोर्स इज कॉल्ड एज मस्कुलर फोर्स एंड ऑल द एनिमल्स इंक्लूडिंग ह्यूमन बीइंग यूज मस्कुलर फोर्स फॉर मोस्ट ऑफ देयर एक्टिविटीज। नेक्स्ट आता है उसके बाद हमारे पास फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। वी नो दैट अ बॉल रोलिंग अलोंग द ग्राउंड ग्रेजुअली स्लो डाउन एंड फाइनली कम टू रेस्ट। हमें पता है एक बॉल जो है वो चलती चलती रेस्ट पे आ जाती है अपने आप ही। क्यों आ जाती है? ड्यू टू फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। इन ऑर्डर टू मूव अ बाइसिकल, जब हम बाइसिकल को चला रहे हैं स्ट्रेट लेवल रोड पे, हमें पैडलिंग करते रहना होता है ऑल द टाइम। दिस इज बिकॉज, ऐसा क्यों होता है? बिकॉज ऑफ द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन एक्टिंग बिटवीन द 2 सर्फेसिज इन कॉन्टैक्ट। द मैग्नीट्यूड ऑफ फ्रिक्शन ऑफ फोर्स डिपेंड अपॉन, तो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन किन चीज़ों पर डिपेंड करता है? नेचर ऑफ 2 सर्फेसिज इन कॉन्टैक्ट, 2 सर्फेस जो नेचर, उनके नेचर पर डिपेंड करेगा। दूसरा डायरेक्शन पर डिपेंड करेगा, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन किस डायरेक्शन में एक्ट कर रहा है। नेक्स्ट उसके बाद आता है हमारे पास डू यू नो। ठीक है, इसके बाद हम करें सेकंड फोर्स टाइप, हमारे पास आता है नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स। नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स क्या होता है? दोज फोर्सेस which can cause their effect even when 2 interacting bodies are in direct physical contact, not in direct physical contact। ठीक है, सेम डेफिनेशन करनी है, सिर्फ आपने उसमें क्या था कि वो फोर्स जिसके अंदर 2 बॉडीज आर इन डायरेक्ट फिजिकल कॉन्टैक्ट, और यहाँ पे क्या है? 2 बॉडीज आर नॉट इन डायरेक्ट फिजिकल कॉन्टैक्ट विद ईच अदर। तो ऐसे फोर्सेज को हम क्या कहते हैं? नॉन कॉन्टैक्ट फोर्सेज। फॉर एग्जाम्पल ग्रेविटेशनल फोर्स, जब हम चीज़ों को उछालते हैं वो वापस ज़मीन पे गिरती है, ज़मीन अर्थ जो है उसको लेने तो नहीं जा रही है, तो अपने आप गिर रही हैं। मैग्नेटिक फोर्स, 2 मैग्नेट्स के बीच में फोर्स जो होता है, इलेक्ट्रिक फोर्स, दीज आर द नॉन कॉन्टैक्ट फोर्सेज। तो पहला आता है हमारे पास ग्रेविटेशनल फोर्स। वी नो दैट व्हेन वी थ्रो अ बॉल अपवर्ड, जब हम बॉल को ऊपर की तरफ फेंकते हैं तो बॉल अपने आप नीचे आ जाती है, बट इट फॉल्स डाउन। क्यों? कोई भी राइप फ्रूट है, प्लांट्स के ऊपर ग्रो कर रहा है, वो भी अपने आप ज़मीन पे गिरता है। दिस इज़ ड्यू टू ग्रेविटेशनल फोर्स। दूसरा आता है मैग्नेटिक फोर्स। हमने 6th स्टैंडर्ड में बेटा पढ़ा था मैग्नेटिक फोर्स के बारे में। ठीक है, जो नॉर्थ पोल होता है, एक दूसरे को रिपेल करते हैं। साउथ पोल मैग्नेट का दूसरे मैग्नेट के नॉर्थ पोल को अट्रैक्ट करता है। सो ये अट्रैक्टिंग और रिपल्सिव फोर्सेस क्या है? दीज आर द नॉन कॉन्टैक्ट फोर्सेज और द मैग्नेटिक फोर्सेज। ठीक है, सो इसके अंदर इसको हम क्या करें? मैग्नेट्स हैव वेल नोन प्रॉपर्टी ऑफ अट्रैक्टिंग ऑब्जेक्ट। मैग्नेट जो है आराम से आयरन की चीज़ों को अट्रैक्ट कर सकता है। लाइक पोल्स ऑफ 2 मैग्नेट्स रिपेल, लाइक पोल यानी सेम टाइप के जो पोल हैं वो रिपेल करते हैं। अनलाइक पोल्स अट्रैक्ट ईच अदर, लेकिन जो अनलाइक पोल्स होते हैं वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। ठीक है, तो जो मैग्नेट है वो फोर्स लगाता है,
ठीक है, दूसरे किसी और ऑब्जेक्ट के ऊपर, जिसकी वजह से वो दूर से ही चीज़ों को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेता है। दिस टाइप ऑफ फोर्स इज कॉल्ड एज मैग्नेटिक फोर्स। ठीक है, सो एग्जाम्पल्स ही बेटा आपने करने हैं नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स के एग्जाम्पल्स की फॉर्म में, हाँ आप इसको करेंगे। नेक्स्ट आता है उसके बाद तीसरा फोर्स हमारे पास, दैट इज द इलेक्ट्रिक फोर्स। ये भी आप 7th में इसके बारे में पढ़ के आए हैं कि दो चार्ज बॉडीज, जब हम क्या करते हैं, आपने एक बहुत एक्सपेरिमेंट सिंपल सा किया होगा क्लासरूम में कभी, कि पेन की हेल्प से या स्केल की हेल्प से स्केल को आप अपने बालों में रगड़ते हैं और पेपर की छोटी छोटी बिट्स को आप अट्रैक्ट करते हैं, तो उसकी वजह से वो अट्रैक्ट हो जाती हैं, आप पढ़ के आए हैं लोअर क्लासेस में। ठीक है, तो इसी तरह से इसका मतलब क्या है, दो चार्ज बॉडी एक्सर्ट करती है एक दूसरे के बीच में फोर्स से। जैसे सपोज ये ग्लास रोड है, ये ग्लास रोड हमें दे रखी है, दिस ग्लास रोड, ठीक है, ये ग्लास रोड है, ये दूसरी ग्लास रोड है। ठीक है, जब एक ग्लास रोड को हम रब करते हैं सिल्क के क्लॉथ के साथ, तो रोड पॉजिटिव चार्ज की हो जाती है। और जब एक एबोनाइट रोड को हम रब करते हैं किसके साथ, ये हमारे पास क्या है, एक हमारे पास ये वाली हो गई ग्लास रोड, ये हो गई एबोनाइट रोड, तो इसके ऊपर आ गया पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, और इसके ऊपर होता है नेगेटिव चार्ज जब आप इसको फर से रब करते हो एबोनाइट रोड का, तो ये दोनों आपस में एक दूसरे को क्या करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे। लेकिन अगर हम दोनों ही एबोनाइट रोड ले लेते हैं और दोनों को रगड़ते हैं, तो वो दोनों एक दूसरे को क्या करेंगे, रिपेल करेंगे। तो इसकी वजह से हमारे पास क्या निकल के आता है कि चार्ज्ड बॉडीज जो होती हैं वो एक दूसरे को या तो अट्रैक्ट करती हैं या तो क्या करती हैं, रिपेल करती हैं। ये डिपेंड करता है। फ्रॉम दीज ऑब्जर्वेशन वी ऑब्जर्व दैट लाइक चार्जेस, जो सेम चार्ज होता है, देखो एबोनाइट और एबोनाइट पे दोनों पे नेगेटिव आएगा, ठीक है, और एक ग्लास पे पॉजिटिव आया लेकिन एबोनाइट पे नेगेटिव आया, तो अपोजिट चार्जेस जो होते हैं वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, लेकिन जो सेम चार्जेस होते हैं वो एक दूसरे को क्या करते हैं, रिपेल करते हैं। दिस इज ऑल्सो द एग्जाम्पल ऑफ नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स। नेक्स्ट उसके बाद हमारे पास एक्टिविटी दी हुई है कॉन्टैक्ट और नॉन कॉन्टैक्ट के एग्जाम्पल्स की। देखो, एक्सपेंशन ऑफ लंग्स व्हेन वी इनहेल एंड एक्सहेल ड्यूरिंग ब्रीदिंग। ब्रीदिंग के टाइम पे जब आप सांस लेते हैं तो कैसा फोर्स है उसमें, एक्सपेंशन ऑफ लंग्स, लंग्स जो है वो फूल जाते हैं, तो वो कैसा फोर्स है, दैट इज कॉन्टैक्ट फोर्स। क्योंकि जो हमारी एयर है वो हमारे लंग्स के अंदर वाले एल्वियोलस के कॉन्टैक्ट में आती है, उनको फुलाती है, और उसकी वजह से हम लोग हमारे जो लंग्स हैं वो फैल जाते हैं, एक्सपेंड हो जाते हैं। तो फोर्स कैसा होगा, इसमें मस्कुलर फोर्स भी आपका यूज़ होगा, आपकी जो मसल्स है उसमें स्ट्रेच हो जाती है। ठीक है, तो कॉन्टैक्ट फोर्स और मस्कुलर फोर्स हो गया। दूसरा इसमें आ जाएगा आपके पास 2 प्लास्टिक रिफिल्स। जब आप 2 प्लास्टिक के रिफिल लेते हो, उनको रब करते हो पॉलीथीन के साथ और एक दूसरे के पास रखते हो, तो ये कौन सा फोर्स हुआ, दिस इज़ द नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स। क्योंकि उनमें कौन सा फोर्स होगा बेटा, उसमें होगा, जैसे मैंने अभी आपको एग्जाम्पल दिया ना, आप एक पेन के साथ या रिफिल के साथ बालों में रगड़ते हैं और पेपर बिट्स को अट्रैक्ट करते हैं, तो उनमें कौन सा फोर्स होता है, इलेक्ट्रिक फोर्स होता है। ठीक है, तो ये नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स हुआ। किस टाइप का फोर्स हुआ, दिस इज द काइंड ऑफ फोर्स, कैसा फोर्स हुआ, ये इलेक्ट्रिक फोर्स हुआ। कैसा फोर्स हुआ, ये इलेक्ट्रिक फोर्स हुआ। ठीक है, इसका एग्जाम्पल हो गया, ये आप इसमें फिल कर लेंगे। नेक्स्ट दे रखा है रबड़ बैंड सस्पेंडेड फ्रॉम अ हुक, फर्स्ट स्ट्रेच्ड एंड देन रिलीज। जब आप रबड़ बैंड को खींचते हैं, ठीक है, स्ट्रेच करते हैं और फिर रिलीज कर देते हैं, इसमें कौन सा फोर्स हुआ, यहाँ पे आपने जब उसको स्ट्रेच करा तो किसी चीज़ की हेल्प से करा तो कॉन्टैक्ट फोर्स हुआ। और टाइप कैसा हुआ, ये इसमें आप अपनी मसल का यूज़ कर रहे हैं, तो मस्कुलर फोर्स आप इसमें यूज़ कर रहे हैं। फॉलिंग ऑफ रेन ड्रॉप, बारिश की बूंदें नीचे गिर रही हैं, अपने आप आ रही हैं, बारिश को कोई पकड़ने नहीं जा रहा, तो ये कैसा हुआ, नॉन कॉन्टैक्ट हुआ। ठीक है, नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स हुआ। ठीक है, और एग्जाम्पल क्या हुआ इसका, ग्रेविटेशनल फोर्स। कौन सा फोर्स हुआ, ग्रेविटेशनल फोर्स। ठीक है, अ रॉकेट फायर्ड अपवर्ड टू लॉन्च अ सैटेलाइट इन इट्स ऑर्बिट। जब रॉकेट को फायर किया जाता है, सैटेलाइट को आसमान में अपने स्पेस में लॉन्च करने के लिए किया जाता है, तो अगेंस्ट ग्रेविटी हो रहा है, ये अगेंस्ट ग्रेविटी हो रहा है ना ये। ठीक है, जब लॉन्च किया गया तो अगेंस्ट ग्रेविटी हो रहा है। ठीक है, सो दिस इज द नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स। और स्पेस में जब इसको स्पेस में सेट किया जाता है पर्टिकुलर ऑर्बिट में, ऑर्बिट क्या है, ऑर्बिट हमारे प्लैनेट के चारों तरफ बनी हुई जगह है, तो वहाँ पे यहाँ पे आ जाएगा आपके पास नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स, क्योंकि ठीक है, तो अगेंस्ट ग्रेविटी हो रहा है नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स। और यहाँ पे कौन सा काम कर रहा है, ग्रेविटेशनल फोर्स। ग्रेविटेशनल फोर्स स्पेस के अराउंड, ठीक है, जो कौन सा फोर्स हुआ, ये ग्रेविटेशनल फोर्स, अगेंस्ट ग्रेविटी वो जा रहा है। ठीक है, और वो उसके अपनी ऑर्बिट के अंदर उसके काम करेगा। नेक्स्ट उसके बाद आता है हमारे पास अ बुक लाइंग ऑन द टेबल। टेबल पे कोई बुक रखी हुई है, ये क्या है, कॉन्टैक्ट फोर्स है। ठीक है, कैसा फोर्स है, कॉन्टैक्ट, चीज़ों के ऊपर रखी हुई है। ठीक है, तो उसके बाद ये भी हमारा कौन सा होगा, कॉन्टैक्ट फोर्स होगा। अगला आता है उसके बाद हमारे पास एन आर्कर
जो आर्चरी करता है मीन्स जो तीर कमान चलाते हैं, स्ट्रेचिंग हिज बो, अपने बो को स्ट्रेच कर रहा है तो उसमें मसल्स अपनी यूज़ कर रहा है, तो यहाँ पे उसका कॉन्टैक्ट फोर्स होगा, ठीक है। और यहाँ पे कौन सा टाइप ऑफ फोर्स होगा, मस्कुलर फोर्स होगा। कैसा फोर्स होगा ये, मस्कुलर फोर्स होगा, ठीक है। अ हॉर्स पुलिंग द कार्ट, एक हॉर्स जो है वो घोड़ा गाड़ी को खींच रहा है, गाड़ी को खींच रहा है, ठीक है। तो ये भी हो गया आपका कॉन्टैक्ट फोर्स, ठीक है। और टाइप कैसा हुआ, मस्कुलर फोर्स, ठीक है। ये आप इसमें कर लेंगे। नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, ठीक है, प्रेशर का टॉपिक। टिल देन हैव अ नाइस डे।